हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ओनली डिस्कशन से ही काम हो जाएगा। जिसको आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, लिखते आ रहे हो, उसको मात्र सुनने और समझने से ही आप लोग सीख लोगे। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम के विषय में विचार विमर्श करने वाले हैं। इस रूल को पढ़ने से पहले आप लोग एलिमेंट के विषय में पढ़ोगे, कंपाउंड के विषय में पढ़ोगे, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में बता भी दिया है, समझा भी दिया है। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कोई भी एलिमेंट यदि आप लोग लिखते हो, क्लास 10th से ही लिखते आ रहे हो, तो आप क्या करते हो? उसके बेस पर एक नंबर लिखते हो और उसके हेड पर एक नंबर लिखते हो। जैसे हमको ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन 8, बेस पर 8 लिखते हैं और हेड पर 16 लिखते हैं। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो बेस पर 7 लिखते हैं और हेड पर 14 लिखते हैं। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो बेस पर 1 लिखते हैं, हेड पर 1 लिखते हैं। तो यह बेस और हेड पर जो नंबर लिखा गया है इसको क्या बोला जाता है? जो बेस पर नंबर लिखा जाता है इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जो हेड पर नंबर लिखा जाता है उसको एटॉमिक मास बोला जाता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के विषय में भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। जो प्रारंभिक कॉन्सेप्ट आया, पीरियाडिक टेबल आया, मेंडलीव के आवर्त नियम तक, जो पीरियाडिक लॉ है मेंडलीव का, वहाँ तक यह बात थी कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक वेट। मीन्स तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वह किस पर निर्भर करता है? उसके एटॉमिक मास पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर निर्भर करता है। और परमाणु भार जब भी निकालना होता है तो जो किसी भी परमाणु में क्या होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास की जब भी गणना की जाती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन के मास से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखते हैं, फिर उसके प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखते हैं और उसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको टोटल कर देते हैं। वहीं क्या होता है? एटॉमिक मास हो जाता है, एटॉमिक वेट हो जाता है। मास निकाल लिए तो वेट निकाल ही लोगे। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह सबसे माइन्यूट होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए उसको आप निगलेक्ट भी कर दोगे तो कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कभी काल देखते हैं कि परमाणु भार बराबर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। और बेस पर जो नंबर दिया गया है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन की बेस पर 8 है, नाइट्रोजन की बेस पर 7 है, हाइड्रोजन की बेस पर 1 है, कार्बन की बेस पर 6 है। तो वह क्या है? एटॉमिक नंबर है, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके विषय में भी अवधारणाएं हैं कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, आधुनिक विचारधाराएं आई, उसमें यह बताया गया कि किसी
तत्व या परमाणु का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वह किस पर निर्भर करता है? उसके एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक के द्वारा हम किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का पता कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आप निकालते हो वह किसके इक्वल होता है? वह एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। यदि आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर है और उतना ही प्रोटॉन होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किसी भी एटम्स का जो नेचर होता है वह क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। तो हम जानते हैं कि किसी एटम में क्या होता है? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन आवेश रहित है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। ऋणात्मक होता है, माइनस चार्ज लगा देते हैं। उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। जब दोनों की संख्या को इक्वल कर दोगे तो वह क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यही होता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, दोनों की संख्या के बराबर होता है। इस तरीके से हम किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करते हैं। आगे सब बताया जाएगा। फिलहाल आज हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशंस के रूल्स को पढ़ने वाले हैं, रासायनिक संयोग के नियम। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप देखते हो बहुत अधिक रिएक्शंस दिए हैं। वैसे तो रिएक्शंस 4 ही टाइप का होता है, आप सभी लोग जानते हो। एडिशंस होता है, सब्स्टिट्यूशंस होता है, एलिमिनेशंस होता है, रीअरेंजमेंट होता है। 4 टाइप के ही रिएक्शंस है। लेकिन लगभग 118-19 तत्वों का जो डिस्कवरी किया गया, खोज किया गया, वे सभी तत्व क्या हैं? इस टाइप के रिएक्शंस को दिखाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। उनका प्रॉपर्टी होता है, कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो उसको लेके बहुत सारे रिएक्शंस बन जाते हैं। यदि हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। मैकेनिज्म क्रियाविधि के द्वारा आगे पढ़ेंगे। तो इस बेसिस पर सबसे पहले जब भी लॉ केमिकल कॉम्बिनेशंस आप पढ़ते हो तो आप एलिमेंट के विषय में जान लो, कंपाउंड के विषय में जान लो, यौगिक। हमने पहले इसके बारे में चर्चा भी किया था कि यौगिक क्या होते हैं, जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं? एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़े होते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग। और रसायन विज्ञान में यही कंपाउंड एलिमेंट परस्पर क्रिया करते हैं। जो अब क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? अभिकारक कहते हो, रिएक्टेंट बोलते हो। जैसे ही मिलाया गया कुछ समय पश्चात या शीघ्रता से क्या होता है? कुछ नया कुछ बनता है, जिसको क्या बोलते हो आप? प्रोडक्ट बोलते हो, उत्पाद कहते हो। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। जैसे ही अभिकारक को एक दूसरे से हम मिलाएंगे वैसे ही प्रोडक्ट फार्म हो जाएगा। reactant combine to each other and form certain product suddenly, तुरंत। किसका निर्माण करते हैं? अभिकारक का निर्माण करते हैं। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं सब क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, तुरंत हो जाते हैं।
जैसे ही रिएक्टेंट को आपस में मिलाओगे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, उसको पूर्ण होने में समय लगता है, कंप्लीट होने में क्या होता है, समय लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें पुराने बांड टूटते हैं, नए बांड बनते हैं, समय तो लगेगा ही। कोई नया कुछ बनाने के लिए पुराने से वह क्या होता है, अपना संबंध तोड़ता है, फिर उसके बाद नया बनता है। इसमें केमिकल रिएक्शंस में तो पुराने बांड जब टूटेंगे नए बांड बनेंगे तो उसमें समय लग जाता है। तो स्लो और फास्ट रिएक्शंस बोलते हो। तो रिएक्शंस करने से पहले हमको जो रासायनिक संयोग का नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, उसके विषय में जानना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको एंटोनी लेवाइजियर ने सन 1774 ईस्वी में दिया था, प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवाइजियर। और उन्होंने बताया कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों की कुल द्रव्यमान, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। जैसा हमने ऊर्जा संरक्षण में बताया था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वैसे यहाँ पर भी है, द्रव्यमान संरक्षण में भी है कि जो इन्होंने कहा जो अभिकारक का द्रव्यमान है किसी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व, जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है, मास होता है, वही द्रव्यमान क्या होगा, अभिक्रिया के पश्चात बने प्रोडक्ट का, उत्पाद का भी वही मास होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया, हीट किया और अभिक्रिया हुआ, कुछ केमिकल परिवर्तन होगा, रासायनिक चेंज होगा। इसी को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जो परिवर्तन हो जाए उसमें। तो उसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण का रूल यही कहता है कि जैसे हमने रिएक्टेंट का जो मात्रा रखा, यहाँ पर रिएक्टेंट का वेट निकालोगे तो 100 ग्राम आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना सिखाएंगे, तो 100 ग्राम आता है। और उसके पश्चात जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका द्रव्यमान 56 ग्राम होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। 56 ग्राम और 44 ग्राम को ऐड करोगे तब भी क्या होगा, 100 ग्राम ही होगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जितना द्रव्यमान था उतना ही उसके द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट का भी द्रव्यमान है।
इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जब भी आप लिखते हो तो बैलेंस करके लिखते हो, ताकि जितना द्रव्यमान हमने लिया उतना ही द्रव्यमान हमको मिलना चाहिए। यही केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉ है का पहला नियम है। केमिकल कॉम्बिनेशंस का पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशंस लॉ, जिसमें आपका द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है। उसमें न तो उसको आप उत्पन्न कर सकते हो न तो नष्ट कर सकते हो, जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर एटॉमिक मास जब मालूम रहेगा, सबका दिया रहता है, आगे हम बताएंगे इसके विषय में। तो फिलहाल आप देखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस लोगे तो जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान प्रोडक्ट का भी होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शंस क्या होता है, बैलेंस लिखा जाता है, संतुलित समीकरण करते हैं। दोनों तरफ जितने एटम्स हैं उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यही बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एटम्स जो भी लिए गए, मॉलिक्यूल्स जो भी लिए गए, उसकी संख्या यदि संतुलित रहेगी, संख्या समान रहेगी, तो जो उसका मास निकालोगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, भले ही कंपाउंड कुछ अदर हो। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जब एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट का भी जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वह रिएक्टेंट के ही जैसा हो, नहीं, कुछ अदर भी हो सकता है। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन वाटर है, वाटर इसका निर्माण जो है फॉर्मेशंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा होता है। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, सभी लोग जानते हो, और ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायक है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त हुआ वाटर इन दोनों से अलग गुण रखता है। वह जलते हुए आग को क्या करता है, बुझा देता है। उसके अंदर अपने जो कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, उसके गुण को वह एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसका एक अलग गुण है। तो कोई भी एलिमेंट ले लोगे, कोई भी कंपाउंड ले लोगे यहाँ पर, तो उसमें दो ही प्रकार का गुण यहाँ पढ़ना होता है। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या देखते हो, क्वालिटी देखते हो, और क्वांटिटी में संख्या देखते हो। तो यह होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे हमने कहा सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा दिया सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड मिलता है और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। तो इसमें जो भी नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, मीन्स रिएक्टेंट में जो भी एटम्स हैं उतने ही संख्या में प्रोडक्ट में भी एटम्स होंगे, और हम कहते हैं कि हमारा समीकरण क्या है, बैलेंस है। जब उतने ही है तो उसका मास भी इक्वल होगा। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर इसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम इसको किसने दिया, फ्रांस के रसायनज्ञ प्राउस्ट ने 1799 में प्रतिपादित किया। इस नियम को फ्रांस के रसायनज्ञ प्राउस्ट ने दिया था।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो, सदैव भारानुसार एक सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त सुनिश्चित तत्व ही उपस्थित रहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद आता है लॉ ऑफ डेफिनिट proportions. This law was given by a French chemist Joseph Proust. He stated that a given compound always contain exactly the same proportions of element by weight. देखो, स्थिर अनुपात का नियम, कोई भी यौगिक लेते हो तो उसमें जो अवयवी तत्व हैं, यौगिक का निर्माण एटम एलिमेंट के द्वारा होता है, जिनकी संख्या क्या होती है, किसी भी कंपाउंड में फिक्स्ड होती है। इसको हमने पहले ही बता दिया था, फिक्स्ड है। जैसे वाटर को ले लिया H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1, वह सदैव क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा, वह घटने बढ़ने वाला नहीं है। चाहे वह यौगिक किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो। वाटर को आप कहाँ से, वर्षा से भी प्राप्त करते हो, नदी नालों झीलों से भी प्राप्त करते हो, कुआं से प्राप्त करते हो, नल से प्राप्त करते हो। तो चाहे जिस माध्यम से उस कंपाउंड को आप फाइंड करोगे, उसमें जो एलिमेंट हैं उसका जो फिक्स्ड रेशियो है सदैव स्थिर रहेगा, उस रेशियो में परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे हमने कहा H2O, आप हाइड्रोजन को 1 यूनिट कहते हो, उसका भार क्या है, 1 यूनिट है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2 यूनिट हो जाएगा भार। और ऑक्सीजन का कहते हो 16 यूनिट है, तो यहाँ पर क्या है, 16 यूनिट हो जाएगा। तो 2 + 16 कितना होता है, 18 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो इस रेशियो के बेसिस पर, इस फिक्स्ड रेशियो के बेसिस पर जितना भी ग्राम वाटर दिया गया हो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्या मात्रा है, उसकी गणना आप कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो। अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आप लोग जानते हो 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ 3 यूनिट है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। यह एक फिक्स्ड रेशियो है कि 1 यूनिट नाइट्रोजन जब भी जुड़ेगा किससे, 3 यूनिट हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया का निर्माण होगा। अब अमोनिया को चाहे जिस मेथड से बनाओ, उसमें यह रेशियो सदैव क्या होगा, स्थिर रहेगा। वाटर को आपने कहा, अब इसका रेशियो निकालिए। प्रोपोर्शन से संबंधित कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो पहले है उसको ऊपर रख दो। तो वाटर में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हुए H2O, हाइड्रोजन पहले है तो उसको ऊपर लिख दिया। इसका एटॉमिक मास कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, 1 का 1 है। और नीचे अपान करके क्या करते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखो 16, तो इसको स्मॉलर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे तो 1/8, और इसको अनुपात में दिखाओगे तो कहते 1:8। एक संबंध 8 का ही अनुपात बना रहेगा, चाहे वह जिस मीडियम से लिया गया हो,
जिस माध्यम से फाइंड किया गया हो कंपाउंड, और इसी बेसिस पर आप कैलकुलेशन भी करते हो। यदि 18 यूनिट वाटर हमको फाइंड करते हैं कितने, 8 यूनिट ऑक्सीजन से, तो जितना भी क्वांटिटी दी रहेगी उसकी गणना कर लोगे, और उसी बेसिस पर 8 यूनिट में हाइड्रोजन की यूनिटों की संख्या कितनी है, 1 है, तो उस बेसिस पर उसकी गणना कर लोगे। प्रपोर्शंस पढ़ते हो, रेशियो पढ़ते हो, उसमें बताया जाएगा जो भी कैलकुलेशन है कैसे सॉल्व किया जाता है। फिक्स्ड रेशियो होता है, कोई भी कंपाउंड बहुत सारे माध्यम से फाइंड होता है, जैसे हमने कहा वाटर, तो वहाँ पर जो उसके अवयवी कंपोनेंट हैं जिससे वह निर्मित होता है उसका रेशियो क्या होता है, सर्टेन होता है, फिक्स्ड होता है। फिर उसके बाद आता है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। यह नियम जॉन डाल्टन ने सन 1804 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। परस्पर क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे, मीन्स एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। फ्रैक्शंस में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, बल्कि एक पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 संबंधी, ऐसे लिखते हो ना, 1 2 3 ऐसे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। According to this law, if 2 elements can combine to form more than one compound, the masses of the elements that combine with a fixed mass of the other elements are in the ratio of small whole numbers। देखिए, कोई भी कंपाउंड हो, जैसे हमने लिया वाटर, तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड को ले लिया, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही फिक्स्ड रेशियो में जुड़े हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड को फॉर्म किए, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O2 होता है और वाटर का H2O होता है। तो इन दोनों कंपाउंडों को देखिएगा, इसमें एक कंपाउंड, एक एलिमेंट जो होता है वह क्या होता है, फिक्स्ड मास का होता है। हमने कहा H2O, H2O2 दोनों में क्या फिक्स्ड है, H2 हाइड्रोजन फिक्स्ड है, और उसके साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डिफरेंट मास में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। एक में उसकी संख्या 1 है, दूसरे में उसकी संख्या 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, फिक्स्ड है। बस यही गुणित अनुपात का जो नियम है बस यही कहता है कि जो फिक्स्ड रेशियो है उसके साथ जो डिफरेंट मास का एलिमेंट जुड़ा है उसका यदि हम अनुपात निकाले तो क्या होता है, सरल गुणित अनुपात होता है। 1 संबंधी 2 का अनुपात आया। ऑक्सीजन का जो रेशियो आपने फाइंड किया 1:2 का फाइंड किया, जो कि एक क्या है, सरल गुणित अनुपात है। एक होल नंबर होता है, होल नंबर, डेसिमल में नहीं है, होल नंबर होता है। इसी प्रकार आप कहते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें फिक्स मास किसका है, कार्बन का है। ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, एक में 1 है, दूसरे में
2 ऑक्सीजन है, एक में आपका हो जाएगा 16 यूनिट और दूसरे में 32 यूनिट। इसका रेशियो निकालोगे तो जो पहले लिखते हो 16/32 1:2 का रेशियो आता है। तो सरल गुणित अनुपात में एक होल नंबर होता है, न कि डेसिमल। नाइट्रोजन के यौगिक आप लोग फाइंड करते हो, उसमें भी आप लोग यदि नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लिखोगे, 4-5 ऑक्साइड हैं ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बनाए गए, तो उसका भी रेशियो देखोगे तो 1:2, 3:4, 8:5, 1 संबंधित, 2 संबंधित, 3 संबंधित, 4 संबंधित, 5 कहते हैं। फिक्स्ड मास के अंतर्गत एक एलिमेंट होगा, फिक्स होगा उसका मास, और उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट जुड़ता है डिफरेंट मास का, डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, उसका यदि अनुपात निकालोगे तो वह क्या होगा, एक सरल गुणित अनुपात होगा। यही क्या है, गुणित अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम। फिर इसके बाद आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक रिचर ने सन 1792 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार देखिए, इस बार मेनली आपके पाठ्यक्रम में तो 2 ही दिया गया है, जो अभी आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बताया गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बताया गया, लेकिन ये भी जानना जरूरी है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, जिसको रिचर ने, जर्मन वैज्ञानिक रिचर ने 1792 में दिया। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्णांक गुणक अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। इस रूल में, व्युत्क्रम अनुपात के रूल में 3 एलिमेंट्स को लिया गया एक साथ। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन को, ले लिया सल्फर को, ले लिया ऑक्सीजन को, ले लिया, 3 एलिमेंट को एक साथ लिया, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जब सल्फर और हाइड्रोजन बनेगा तो H2S बनता है, आप सभी लोग जानते हो। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा तो H2O बनेगा, आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ H2S और H2O में किसका मास फिक्स किया आपने, हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया। इसमें अलग मास किसका है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है। तो उन दोनों में सल्फर और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आता है, तो आप कहते हो वाटर H2O में 16 हो गया मास किसका, ऑक्सीजन का, H2S में 32 हो गया सल्फर का, 1:2। तो उसी रेशियो का जो व्युत्क्रम होता है, एक संबंधे 2 आया, एक संबंधे 2 आया, इसका क्या मास का रेशियो। अब इसका व्युत्क्रम कर दो, ऑक्सीजन को आपने ऊपर रखा 16 यूनिट बोला, नीचे किसको रखा आपने बेस पर, सल्फर को रखा 32 बोला, इसका अनुपात निकालोगे तो एक संबंधित 2 होगा। तो उसके व्युत्क्रम में ये परस्पर क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशंस करते हैं। अब चाहोगे कि सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो तो किस अनुपात में संयुक्त होगा, जो अनुपात मिला है एक संबंधित 2 उसके व्युत्क्रम में, और क्या फॉर्मेशन फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 फॉर्म करता है। यह हो गया आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। फिर आता है गेलू-सॉक का गैसीय आयतन से संबंधित नियम। इस नियम का प्रतिपादन गेलू-सॉक ने सन 1808 ईस्वी में किया था।
इस नियम के अनुसार गैसें जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारिक आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों से सरल अनुपात होता है, बशर्ते सभी आयतन समान ताप तथा दाब पर मापे गए हों। तो देखो, जो गैलुसाक्स लॉ है गैसियस वॉल्यूम से संबंधित है। दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसाक्स in 1808. He observed that when gases combine or produce in chemical reactions, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. तो गैलुसाक का जो नियम है यह कहता है कि स्थिर समान ताप दाब पर जो गैस परस्पर अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनका जो आयतन होता है उसी अनुपात में क्या होता है, उत्पाद का आयतन भी निर्मित होता है, या उसी आयतन के बराबर कह सकते हैं। किसका आयतन होगा, जो उसके द्वारा प्रोडक्ट बनता है। समान ताप दाब पर यदि डिफरेंट टाइप के गैस डिफरेंट आयतन के गैस को किसी जार में ले लो तो उसका जब भी टोटल वॉल्यूम की गणना करोगे तो उन सब गैसों को क्या करोगे, आप ऐड करके टोटल वॉल्यूम को फाइंड कर लोगे। गैलुसैक ने यही कहा था। फिर इसके बाद अवोगाद्रो लॉ आता है। अवोगाद्रो के बारे में मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमने उस दिन बताया था कि एक मोल की बात करोगे तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो उसी नंबर को 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को ही अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, जिसको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैं बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट। सी यू अगेन। थैंक यू टू ऑल। हाँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कंसल्ट करोगे, पूछोगे। ओके, बाय। थैंक्स टू ऑल।